बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम लेकर आए हैं नीट 2025 के जितने भी इजी क्वेश्चन थे उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नो डाउट कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था टफ था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, या 8-10 साल पुरानी जितनी भी अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करें 2017-18 में टफ आता था क्वेश्चन पेपर, लेकिन इस साल थोड़ा सा ज्यादा चला गया क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब ये कि जो 15 क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन तो नहीं हो सकते थे, वो इतने टाइम कंज्यूमिंग थे, उसके लिए आपको मेडिकल स्टूडेंट के बस की बात तो नहीं थी। लेकिन नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी होता फिर भी वो टाइम लेता। ये था कि 15 क्वेश्चन हमें छोड़ने ही पड़ते। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चों का यही कहना है कि ये जो एग्जाम है एग्जाम बिल्कुल टफ आया था और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए जा रहे थे। लेकिन गलती कहां पर हुई बच्चों से? गलती बच्चों से जैसे ही बच्चों ने टफ वाले क्वेश्चन 15, आप ये बोल सकते हो कि 15 to 18 क्वेश्चन जो टफ थे उनको देखकर बच्चे थोड़े से घबरा गए। और जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन देखे और उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका एक बार लो चला जाता है तो आप मैथ्स और फिजिक्स ये जो सब्जेक्ट है इनमें आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद 2+3 आप 7 कर लोगे ना, तो आपको डिवाइड करना आएगा और आपके हाथ भी काम करना शुरू कर देंगे। नो डाउट कि जो फाइनल एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है एज कंपेयर टू जब आप अपने कोचिंग सेंटर में या कभी भी आप जो सिंपल किसी जगह पर एग्जाम को अटेम्प्ट करते थे वो अलग बात होती है। और जो आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो उस वक्त थोड़ा सा अलग माइंडसेट होता है। रही बात फ्रेशर के लिए तो ये सिंपल सी बात थी कि चलो हम लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देखने जा रहे हैं कि एग्जाम किस तरह का होता है। लेकिन दिक्कत थी ड्रॉपर वालों के लिए जिनके 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का ड्रॉप है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि उनका पूरा पूरा कैरियर इस पे लगा हुआ है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन कि हमारा जो मेन टारगेट क्या होना चाहिए था। हमारा मेन टारगेट सबसे पहले ये होना चाहिए था कि पूरे क्वेश्चन पेपर में से इजी क्वेश्चन कौन कौन से है। तो हम लोग 30 इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो आपने अगर जिस भी बच्चे ने ये 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसका नीट में सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि हाईएस्ट अगर कोई भी इस बार जाएगा तो वो 30 से 35 के बीच में जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। और एक नॉर्मल स्टेट वाइज की अगर मैं बात करूं तो स्टेट वाइज 15 से 20 या 15 से 25 के बीच में टॉपर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपकी नजर जानी चाहिए थी रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में। तो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है यहाँ पर ये इस तरह का डायग्राम दिया है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा दिया है, लेकिन इस डायग्राम में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था कि ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको नेग्लेक्ट करना। क्यों करना नेग्लेक्ट? क्योंकि इसका रेशियो देखो, ये 2.5/5 और इसका रेशियो आपके पास 1.5/3। तो इसका रेशियो देखिए कितना बना, 25/50 और ये बन गया 15/30, ये बन गया 1/2। जब भी इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है, और इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसके बाद इसका जो डायग्राम आपको देखने को मिलना था, डायग्राम आपको इस तरह का देखने को मिलना था, इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिला था। तो इसका रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते थे और इसका रेजिस्टेंस हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते थे। तो देखिए यहां पर ये वाला जो पॉइंट है यहां पर है 5.5 ओम, और यहां पर आपके पास एक बैटरी है और बैटरी में बोल दिया कि करंट फाइंड आउट करती है। तो देखिए इसमें क्या होना था कि ये कितना था, ये 5 था और ये 3 है। 5 और 3 कितने हो गए? 5 और ये 3, और ये था जी आपका 2.5 और ये था आपका 1.5 और ये है जी आपका 1.5 और ये है आपका 5.5। तो ये देखो ये इसका क्या बना था, ये बना था 8, और 8 के बाद ये कितना है 8, और 8 के साथ में ये थे जी आपका 3 और ये बना 4। तो ये बना 8 × 4। जब भी दो रेजिस्टेंस के आते हैं ये 8 और इस साइड आपके पास कितना है 4। अगर ये दोनों पैरेलल में आ जाते हैं तो देखो, जब भी पैरेलल में आते हैं तो हमने शॉर्टकट सीखा कि मल्टीप्लाई और क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। तो ये बन गया 32 अपॉन कितना आएगा 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गया जी आपका 8/3। तो 8/3 जब आएगा तो इसका एक फर्दर रेजिस्टेंस देखिए, ये बन गया 8/3 और ये कितना था, ये था जी आपका 1/3। अब ये इस तरह का बनेगा डायग्राम, इस तरह का और इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस देखो, ये है 8/3, ये है 1/3 और ये है जी आपका 1.5, और एक रेजिस्टेंस आपका यहां पर है
और ये वाला जो रेजिस्टेंस आपका है ये है आपका 5.5 और यहाँ पे 5 वोल्ट की आपकी बैटरी। अब क्या होगा इसमें, इसमें देखिए 8/3 प्लस 1/3 प्लस ये कितना हो गया, इसको अगर मैं प्लस करूं तो ये कितना बन गया, ये बन गया जी आपका 7, ये बन गया 7 और इसको अगर प्लस करें तो ये बन गया 9/3 प्लस 7, ये बन गया आपका 10। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है 10 और B इज इक्वल टू आई आर अगर लगा दे इसमें तो क्या बनना था, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। तो B की जगह कितना आना था, B की जगह आना था जी आपका 5 वोल्ट और R की जगह आना था आपका 10। तो 5/10 ये कितना बन जाना था 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर क्या होना था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो इजी क्वेश्चन हमारा था ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है जी 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁹ t इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ये। और यहां पर बताया गया कि z एक्सिस में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर आता है वो किधर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेक्टर आता है वो होता है E क्रॉस B से हम लोग उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। और यहां से कैसे लगेगा पता, तो देखिए, तो यहां से ये लग रहा पता है कि जो ये एक्स एक्सिस में हमारी वेव जाएगी किसमें, वेव जाएगी एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस कौन सा, पॉजिटिव की नेगेटिव, यहां पर देखो ओमेगा भी पॉजिटिव, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो ये इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं के एक्स प्लस ओमेगा टी के साथ, कंपेयर कर सकते कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है नेगेटिव एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में क्या होगा हमारे, इसका मतलब ये होगा कि माइनस आई आना चाहिए। तो माइनस आई कब आएगा, माइनस आई तब आएगा जी आपका जब क्या होगा, माइनस आई कब आता है, माइनस आई आता है अगर ये बोल रहे कि जेड, इसका मतलब ये के में था और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे होता है माइनस का आई, और अगर मैं बात करूं जे क्रॉस के तो इसका होता है आई कैप। तो ये माइनस का आना था, प्लस का नहीं आना था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हमारा रॉन्ग होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला होगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए यहां पर माइनस आई का मतलब है कौन सी एक्सिस में, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जे में वाई में होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, वाई में होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये वाला कैंसल, ये वाला ऑप्शन कैंसल। अब इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, इज ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो बी नॉट की जो वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट कितना यहाँ पे 60 और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 और ये क्या करेगा, ये बनेगा आपका 20 × 10⁻−8, 20 × -8, तो ये बनेगा जी 2 × 10⁻7। तो 2 × 10⁻7 से ये वाला ऑप्शन भी आप काट सकते थे, ये वाला ऑप्शन भी आप मैग्नीट्यूड से काट सकते थे। मैग्नीट्यूड बच गया यही, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते थे V नॉट कॉस। देखो ये कॉस में है तो ये भी कॉस में होगा, ये रखना ध्यान, साइन में नहीं होगा, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका जो आंसर आना था, इसका आंसर क्या आना था, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या रहना था हमारा राइट आंसर। तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही इसमें कट कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पाइप open at both end, fundamental frequency of F in air, the pipe is now vertically dipped vertically in the drum to half of its length, the fundamental frequency of the air column is now equal to। बात कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड की, मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आसान वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर आए तो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किसको करना है, अप्रोच किसको करना है, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यहां पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ओपन ऑर्गन पाइप, ओके तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग बात करें ओपन ऑर्गन पाइप की, तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जी V/2N,
ये होती है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके जी, तो देखिए इसका जो सेकंड केस क्या बोल रहा है कि जब इसको डिप किया वर्टिकली हमने वाटर के साथ, तो जब हम लोग इसको डिप करेंगे वर्टिकली वाटर के साथ, तो वाटर के साथ डिप करने के बाद देखिए क्या होगा कि ये बन जाएगा क्लोज्ड। यहां पर क्या होगा, ये होगा क्लोज्ड। और जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बनेगी, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में क्या होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 4L। अब क्या होगा, लेंथ देखिए, लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ रहेगी जी L/2, और इसको आप L डैश लिख सकते हो। तो देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश लिख रहा हूं यहां पर, और ये है वेलोसिटी, और ये बनेगा 4, ये बनेगा L/2, 2 चला गया जिसका ऊपर, तो ये बनेगा 2B/4L, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V/2L। सेम आई फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हमने इसको डिप किया तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डज नॉट चेंज। तो डज नॉट चेंज के लिए ये वाला केस इजी था। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन करने जा रहा हूं, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि टफ क्वेश्चन की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कभी भी टफ क्वेश्चन में नहीं फंसना है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे कौन से, सिर्फ और सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और जब आप इजी क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन इजी कर लेते हो, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका माइंड पॉजिटिव वे में चलता है, और पॉजिटिव वे में चलने के बाद आप थोड़े से क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन सफिशिएंट थे, बहुत बेस्ट है। 100% दिया उन बच्चों ने जिन लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या 25 किए तो बहुत चलो सुपर है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 × 10⁻⁻31, तो ये हमारा फोर्थ इजी क्वेश्चन है। और चार्ज दिया इतना, मूविंग विद द स्पीड c/100, ये दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। मैग्नेटिक फील्ड दी है, सबसे पहले देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है कितनी, 9 × 10⁻⁻4, और उसके बाद ये दिया है वी विश टू अप्लाई यूनिफॉर्म, ये बोल रहे कि इंजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग विद द स्पीड ऑफ ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और चार्ज पार्टिकल इसमें जा रहा है इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जब एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये बोल रहे कि हमने ई इस तरह से अप्लाई करने की उस पर कोई फर्क ना पड़े, उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पर ईएम वेव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ईएम वेव में क्या होता है, ईएम वेव में होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इसमें होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए कि अगर आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चलो यहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, तो आपका जो चार्ज है, चार्ज मूव करेगा तीसरी वाली डायरेक्शन में विदाउट डिफ्लेक्टेड। ना तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, ना तो इसको मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर पाएगी। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ईएम वेव एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो इसका मतलब पहली बात तो ये होगी परपेंडिकुलर वाला केस आएगा, पैरेलल वाले केस इसमें हट जाएंगे। तो देखो ये वाला केस और ये वाला केस तो इसमें हट जाएगा, बच गए दो ऑप्शन, परपेंडिकुलर वाले ऑप्शन दो बच गए। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो ये आता है E/B, दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला भी। तो फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जी आपका V/B। तो इसकी जो वेलोसिटी थी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ये मूविंग विद स्पीड, ये वाली स्पीड लेनी है, स्पीड है c/100, ये है जी c/100, और ये था 9 × 10⁻⁻4। इसके बाद देखिए इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करके देखिए ये आएगा 3 × 10⁻8/100 × 9 × 10⁻⁻4। जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा जी आपका 3 × 9, और 2 जीरो इसकी कट जाएगी, बन जाएगा 6, और 3 × 10⁻+6, थोड़ा सा आराम से करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 27 × 10⁻², 27 × 10⁻², 4 वाला ऑप्शन, इसको भी कट कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बस यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट लगना था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो जो भी चार्ज पार्टिकल होता है वो तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इजी था। अगर हम लोग बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का।
ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या है, ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन में, ये भी इजी वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आया है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर कन्वेक्स लेंसेज अरेंज्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट। इस तरह से 4 आपके पास लेंस है, ये इस तरह से 4 आपके पास लेंस है कांटेक्ट में, तो आपको बताना है टोटल पावर कितनी होगी। इसकी पावर P है, इसकी पावर P है, और ये सारे लेंस बराबर है, तो ये टोटल पावर कितनी होगी, पावर जो इसकी टोटल पावर होगी वो होगी P प्लस P प्लस P प्लस P, तो ये क्या होना था 4 टाइम्स ऑफ P। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, तो 2 ऑप्शन में देखिए ये वाला ऑप्शन तो आपका कट हो जाना था, ये वाला ऑप्शन कट हो जाना था, ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाना था, बच के 2 ऑप्शन। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन और पावर सेम तो चलती है नहीं, तो मैग्निफिकेशन में क्या होना था, मैग्निफिकेशन आप थोड़ा सा आइडिया से लगा सकते हैं कि ये प्लस नहीं होगा, सेम नहीं चलेगा इसकी तरह, ये चलेगा थोड़ा सा डिफरेंट, तो इसके लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चलेगी, ये चलेगी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, मैग्नीफाई करता रहेगा और ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, एक करेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, लेकिन ये कितनी होगी, ये होगी आपके m रेज़ टू पावर 4। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या रहने वाला था, इसका ऑप्शन रहने वाला था फोर्थ वाला, फोर्थ इज राइट आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और आप इसको मैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन भी, मैग्नेटिज्म वाला, ठीक है ना, तो मैग्नेटिज्म में भी पढ़ते हैं इसको। तो सिंपल सा बात किसके बारे में हो रही है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, तो करंट इनटू एरिया में देखो 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट सर्कुलर कॉपर कॉइल हैविंग रेडियाई रेशियो 1:2 रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। ये बोले 2 एम्पियर का करंट जा रहा हूं दोनों में, स्मॉल कॉपर में, और उनका रेडियाई का रेशियो। तो देखो अगर मैं इनके रेशियो के बारे में बात करूं तो देखिए क्या आएगा, m, और एरिया की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आई की जगह आई, पाई r1 का ये r1 का स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या होना था, पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई पाई, फिर यहाँ पे होना था r2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसल, ये तो सेम थे, 2 एम्पियर करंट उसमें जा रहा है, तो रेशियो देखिए m1 अपॉन m2, और ये बनना था r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। और इसका जो रेशियो है, रेशियो कितना है इसका, रेशियो दिया है r1 अपॉन r2, इसका रेशियो है आपका 1/2। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे r1 अपॉन r2, तो ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर कितना बना था 1/4, तो 1/4 1:4 क्या रहना था इसका राइट आंसर। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, ये टफ क्वेश्चन नहीं बोल सकते कि ये टफ क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम आपके पास दिया गया था, ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बोल रहे कि इस वाले से करंट कितना जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि मैक्सिमम टाइम बच्चों के दिमाग में ये चलेगा कि यहां से तो सारा करंट जाएगा, क्योंकि ये लग रहा है जी शॉर्ट सर्किट है, यहां से शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि करंट वो रास्ता ढूंढता है जहां पे रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि यहाँ से करंट जब जा रहा है तो इसको हम लोग सिंगल, अगर इसका देखो एक मॉडिफाइड फॉर्म में भी क्या होता है, एक इसका नेटवर्क होता है, नेटवर्क, इसको थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व किया जा सकता था, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते थे, और इसका ज्वाइंट यहाँ पे ये तो सेम है ना ये वाली लाइन, तो ये बनना था, बस ये था, जिसको ये समझ आ गया था उससे ये क्वेश्चन हो गया, और बाकी बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन गया। ये 3 ओम था, और ये था ये 2 ओम, और ये था 4 ओम, और बाकी तो कुछ नहीं था इसमें, बाकी तो बैटरी थी, और बैटरी के बाद ये बैटरी थी 5 वोल्ट की। अब देखिए ये 1 और ये है 3, और ये है 2 और ये है 4, 1 3 2 4, तो जब भी 2 पैरेलल में होते हैं तो शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनका प्लस कर दो, फिर ये सीरीज में दोनों, इसके आगे देखो ये वाली इसके साथ, इनको मल्टीप्लाई कर दो और इसका प्लस कर दो, इसको प्लस कर देंगे। तो देखिए ये क्या बनना था, ये बनना था 3/4 प्लस 8/6। तो इसका क्या बनना था, इसका फर्दर हम लोग सॉल्व करते थे, ये बनना था 3/4 प्लस 8/8 नहीं, ये बनना था 4/3, तो ये बनना था 9 प्लस 16/12, तो ये बनना था जी आपका कितना 25/12। ये आया टोटल रेजिस्टेंस, 25/12 हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर ये आ गया तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के बाद V = IR, करंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना करंट आया,
और यहाँ से कितना करंट गया और यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा, अपना रास्ता ढूंढ लेगा। तो यहाँ पर देखो आई का फॉर्मूला क्या होना था ओम्स लॉ में, बी अपॉन आर। तो ये बनना था जी, बी की अगर बात करें तो देखो बी कितना है, बी है मेरे पास 50, बी है 50 और ये 25/12, ये चल जाना था ऊपर और ये बनना था 2। तो आई की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू आई 24 एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से जो करंट आया वो आया 24 एम्पियर, और 24 एम्पियर ये आया। जैसे अब देखो 24 को बराबर हिस्सों में बांटना है, एक आदमी को उसका 3% देना है, मतलब कि 3:1:3 में देना है, ठीक है ना। तो एक आदमी को देना है 1 में, तो इसके कितने हुए 4, तो ये 4 एम्पियर हो गया एक आदमी का। तो इसका एक हिस्सा है, याद रखना कम वाले रेजिस्टेंस से हमेशा करंट क्या जाता है, ज्यादा जाता है। तो यहां से कितना जाना था 24 ही है, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कितना गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। 3 टाइम्स ज्यादा तो करंट भी क्या होना था, 3 टाइम्स कम होना था। तो इसमें करंट जाना था, इसमें करंट जाना था 18 एम्पियर, और इसमें करंट जाना था कितना, इसमें जाना था 6 एम्पियर। देखो हो गया कि नहीं, टोटल 24, कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट और ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट। 24 18 यहां से गया, तो देखो यहां तक ये 18 जाएगा और यहां से ये 6 गया। अब क्या होगा कि यहां भी कितना आना चाहिए, यहां भी आना चाहिए 24। और अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो इस वाले पोर्शन में करंट कितना जाना चाहिए, यहां पे भी 24, तो इन दोनों के पास भी होगा करंट। तो यहां पे कितना होगा, यहां पे होगा 24। तो 24 के लिए यहां से कितना आया होगा और यहां से कितना आया होगा। तो यहां से देखिए यहां से कितना आया होगा, यहां से आया होगा जी आपका, इसको है 2:4। 2:4 का मतलब क्या, एक को 2 टाइम्स देना, एक को क्या 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 24 को डिवाइड करना हमें। तो 24 को हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, जैसे कि ना 6 ये बन गया 4 का। तो यहां से जाएगा आपका कितना करंट जाएगा, यहां से कम वाले से ज्यादा जाएगा, तो यहां से जाएगा जी आपका 16, यहां जाएगा 16 कैसे, यहां पर देखो यहां पर जाएगा इसके इससे, जैसे देखो 2 और 4 के होते हैं 6, और 6 को आपने डिवाइड करना है 24 से। तो मतलब 4 एम्पियर का एक पोर्शन कितना है, 4 का है। तो 4 में से देखो यहां पर 2 है, लेकिन ये 4 इंटू 2 8 नहीं करना है, आपने 4 इंटू 4 करना है कितना 16। इसको अब देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, उतना करंट यहां से जाएगा। तो यहां पर देखो ये आएगा जी आपका, यहां से जाना चाहिए 8, हो गया 16 प्लस 18 कितना होगा 24। लेकिन अगर करंट इधर को 16 गया तो नीचे को कितना गया होगा, क्योंकि पूरा कितना आ रहा था 18 आ रहा था, तो ये आ रहा था जी आपका 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर यहां पर देखो जंक्शन पे जब ये मिलेंगे, 6 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर से आया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 8 एम्पियर। और फिर वापिस से फिर कितना जाएगा, फिर जाएगा 24। तो आप लोग बोल सकते थे कि यहां पर कितना आना है 2 एम्पियर। थोड़ा सा लिटिल बिट यहां पर थोड़ा सा बस सर्किट डायग्राम में दिक्कत थी, बाकी करंट वगैरह तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आपने प्रैक्टिस किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वो रहा है, 2 गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड एट द प्रेशर। ये है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 गैसेस थे ए एंड बी फिल्ड विद सेम प्रेशर, मूवेबल पिस्टन, तो फिल्ड विद द सेम प्रेशर सेपरेट सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन, ठीक है ना। तो ये 2 सिलेंडर थे, ये है और ये वाला 2 सिलेंडर थे, और उनमें एक ए है और एक है बी आपका, ठीक है। तो एक की रेडियस आर ए, इसकी रेडियस आर ए और इसकी रेडियस आर बी। फिर उसके बाद ऑन अप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, हीट कितनी दोनों के पास है, हीट है जी इक्वल, हीट है इक्वल, और क्या इक्वल, और है जी आपका कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी क्या है कांस्टेंट, प्रेशर भी इक्वल समझ लो। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है x1, एक का x1 है 16 सेंटीमीटर और x2 एक का कितना है, एक का है 9 सेंटीमीटर। और यहां पे लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा यू भी क्या है दोनों का सेम, ठीक है ना, डेल्टा U1 U2 सेम है। अगर मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब मैं लगाऊंगा तो क्या होगा इसमें, इसमें देखिए हमें पता है कि जब ये और ये दोनों कांस्टेंट हो तो वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन भी क्या होगा, दोनों का कांस्टेंट होगा। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और ये बनना था प्रेशर तो सेम है तो ये V1 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखना था V2,
प्रेशर की जगह सेम लिख लेंगे, तो प्रेशर देखो, प्रेशर भी सेम है, कांस्टेंट है प्रेशर, तो इसको भी काट दिया, तो वॉल्यूम बच गया। अब देखो वॉल्यूम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वॉल्यूम को सॉल्व किया जाएगा, रेशियो फाइंड आउट करना ना इसका। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू x1 इज इक्वल टू, और एरिया 1 एरिया 2 इंटू x2, और एरिया को लिखा जा सकता है पाई r1 का आर ए का स्क्वायर x1 इज इक्वल टू पाई, और यहाँ आएगा आर बी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा x2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग इसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, किसके इक्वल लिख सकते हैं x2 अपॉन x1 के इक्वल। ये बनना था आपका आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी, और इसका क्या बनना था रेशो अंडरूट देखो 9 अपॉन 16, तो ये आ गया जी 3/4। तो 3/4 क्या रहना था हमारा, 3/4 है जी हमारा राइट आंसर। तो इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ पे था कि जब भी हीट और इंटरनल एनर्जी इक्वल हो जाती है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 0 के इक्वल, या आप बोल सकते हो किसके इक्वल, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट होने के बाद प्रेशर इक्वल दिया हुआ था, प्रेशर यहाँ पे दिया अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर की वजह से आप एरिया इनटू लेंथ करके इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके जी, अब हम लोग बात करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप केटीजी से भी बोल सकते हो और थर्मोडायनेमिक्स से बोल सकते हो, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है। तो देखो दिया क्या है, दिया है जी V1 दिया है 2 लीटर, और V2 दिया है कितना 3 लीटर, और क्या दिया है, और दिया N1 दिया है 5, N1 दिया 5, N2 दिया है 4 मोल्स, और P1 प्रेशर दिया है P1 दिया है 1 atm, और P2 दिया है जी आपका 2 atm दिया है 2 atm। और प्रेशर फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। तो इक्विलिब्रियम वाले प्रेशर में देखो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता है, तो देखो पी मिक्सचर इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 के इक्वल। और अब क्या होगा, पी मिक्सचर किसके इक्वल आएगा, और P1 की अगर मैं बात करूं 1 atm है, तो 1 atm इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है जी हमारा 2 लीटर, 2 इंटू 10⁻³ अगर मैं इसको मीटर क्यूब में बदल देता हूं, और ये है 2, और ये होगा V2 की वैल्यू कितनी है, V2 3 इंटू 10⁻³ नाउ अपॉन, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो देखिए ये कितना बना, ये बना 5 इंटू 10⁻³ पी मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो देखिए कितना आया, ये आया 2 इंटू 10⁻³ प्लस 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻³। ये बन गया जी आपका 8 इंटू 10⁻³, 5 इंटू 10⁻³। अब ये आपस में कट जाएगा, तो ये बन गया 8/5, तो 8/5 ये बनेगा 1.6 atm। तो हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, क्योंकि जब ये वैल्यू दी तो पी मिक्सचर बोला कि मिक्सचर अटेन एन इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो इजी क्वेश्चन में से था, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन ये इजी क्यों था, क्योंकि ये बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला क्वेश्चन आपने +1 में भी डिस्कस किया होगा। बात करें कौन सा क्वेश्चन देख के ही पता लग जाना चाहिए था कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है केपलर्स ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, और ये आएगा जी केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ, T² इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r⁻³ क्या होता है 3 के इक्वल होता है, और ये क्या बनना था, T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है r⁻³ और अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि जो पहला कोई रेडियस ऑफ मार्टियन, ठीक है ना, ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। अगर मैं मार्टियन की बात करूं, ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ मार्टियन जो है ये 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मरकरी, ये इस तरह से दिया गया है। और टाइम पीरियड की बात करें तो मार्टिन का जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है 687, और उसके बाद अर्थ डे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑन द मरकरी। मरकरी का जो टाइम पीरियड है, मरकरी का टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए
इसकी जगह पर ये क्या आएगा, इसकी जगह पर ये आएगा कि टी मरकरी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टी मार्टिन। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर, कौन सा आएगा, मरकरी, और डिवाइड बाय आर मार्टिन, और इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी 3/। अब क्या करेंगे, टी मरकरी फाइंड आउट करना है, और ये है जी आपका 687, ये 687 था, और इसकी जगह ये है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से देखो ये बना 4 टाइम्स ऑफ मार्टिन था मरकरी वाला, ये वाला केस, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये वाला था आर मरकरी वाली रेडियस, और मार्टिन वाली रेडियस है 4 टाइम्स ऑफ आर मरकरी वाली रेडियस, तो ये आएगा 3/2। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी हमारा, ये बनेगा 687 इंटू, इससे ये कट जाएगा 1/4, 1/4 3/2, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं 687 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये बनेगा जी आपका 687/8। 687/8 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो ये कितना आना था, तो ये बनना था कितना, ये बनना था जी आपका 86 के करीब, ठीक है ना। तो 86 के करीब यहाँ पर कौन सा आंसर है हमारा, 86 के करीब है जी हमारा 88 अर्थ डे। तो 88 अर्थ डे हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा राइट आंसर। तो एक्चुअल में इसकी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आ रही है 86 के करीब, लेकिन यहाँ पे 86 वाला कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा तुक्के में कि उसके आसपास कौन सा आंसर है, तो आंसर हम लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी रहेगा जिसका राइट आंसर। बाकी इस क्वेश्चन को गलत भी प्रूव कर सकते कि इसमें 86 आ रहा था कैलकुलेशन करके, लेकिन इसका आंसर 88 क्यों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ता है, देखो केपलर का लॉ था, इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी आप ये कौन से, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये जी आपका अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट में देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, अल्टरनेटिंग करंट में ये बोले एक रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। तो ये है आपके इस तरह से, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 20 ओम, और कैपेसिटर है 25 ओम, और इंडक्टर है आपका 45 ओम, इस तरह से लगे हुए। और ये है जी आपका 220 वोल्ट, ये अल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट, और ये 50 हर्ट्ज। अब इसमें आपने बताना है कि करंट कितना जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो Z फाइंड आउट करना पड़ेगा। Z का फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC, इंपीडेंस फाइंड आउट करना है। तो Z इज इक्वल टू ये बनेगा जी आपका 20 का स्क्वायर प्लस XL की जगह 45 माइनस कितना 25 का स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये बनेगा 400 प्लस ये भी बन गया 400। तो Z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20√2, और B इज इक्वल टू आई, Z की अगर मैं बात करूं तो I किसके इक्वल होगा, B अपॉन Z के इक्वल। और Z के इक्वल देखिए क्या आएगा इसमें B की जगह क्या आएगा, B की जगह 220 वोल्ट, और ये 20√2, और इससे ये कट जाएगा, ये बन गया जी 11√2, और 11√2 इसका मतलब क्या हुआ, 11√2 का मतलब ये है जी आपका 11, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो देखो रैशनलाइज करके ये आएगा 11/2 इंटू √2। तो रैशनलाइज करके इसका बनेगा 6.5 6 नहीं 5.5 इंटू 1.414, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये 5 है और ये 1 है, तो ये किसके करीब आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 7.8 के करीब आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फाइंड आउट करना था फेज एंगल। फेज एंगल के लिए हम लोग लिखते हैं XL माइनस XC अपॉन R। तो ये बन गया टेंजेंट फाई के इक्वल, टेंजेंट 5 XL कितना है 45 माइनस 20 अपॉन R की जगह आया 20। तो ये देखिए ये कितना बन रहा है, ये बना 20/20, इससे ये कट जाएगा टेंजेंट 5, और टेंजेंट 5 किसके इक्वल 1 के इक्वल, और 1 की जो वैल्यू है कितने पे आएगी 45 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें कट गया है, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, नहीं तो आपको क्वेश्चन आते थे रेजोनेंस वाले क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इजी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट। जब भी किसी वायर को आपने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक जो पीस का, ठीक है ना, ईच पीस का जो रेजिस्टेंस होता है वो बन जाता है R/8, वो कट जाता है, ठीक है ना, ये बन गया एक पीस का।
फिर ये बोल रहे कि रेजिस्टेंस आर मेड एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल। अब इसमें से क्या किया कि इनमें से 4 जोड़ दिए पैरेलल में, और 4 पैरेलल में जोड़ दिए, उनके बनाए 2 इसे, और अब हर एक यहां पे ईच कितने का था, ये था r/8 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 r/8, और ये भी था r/8 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 r/8। अब क्या होगा इसमें देखिए, ये जो हमारा है ये कितना बनेगा, ये बनना था, ये बन गया 2 बन गए रेस्ट। जब इसको कैलकुलेट करूंगा पैरेलल में, तो पैरेलल में पता ही आपको 1/करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये बनना था कितना, इसका इक्विवेलेंट बनना था, इसका इक्विवेलेंट, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, देखो पैरेलल में कैसे कैलकुलेट, आर इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं 1/, ये बनना था आर, 8 चला जाना था ऊपर, ये बनता 8/r, 8/r प्लस 8/r, तो ये कितना बना था 32/r, ठीक है ना। और दूसरा वाला भी तो सेम है, ये भी 32/r, लेकिन r इसका इक्विवेलेंट कितना बनना था, ये बनना था r/32। तो r अपॉन, ये था r/32, ये भी था r/32, लेकिन दोनों सीरीज में है तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे, 2 इंटू r/32। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा r/16। तो इसका जो फोर्थ है, फोर्थ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और फेवरेट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से कर सकते थे। एक तो आप 0 1 इस तरह से ये वाली वैल्यू पुट करके कर सकते, ठीक है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला था। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी आती है अलजेब्रा वाली, तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर आपका जो ए यहां पर गया, तो ए यहां से जाने के बाद ये तो प्लस करने वाला गेट था, और गेट था, लेकिन इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर था बार, और यहां से जाएगा बी ए, और यहां से आया बी, और यह आया ए, और इसकी ये नैंड गेट ए डॉट बी का क्या बन गया बार, और फिर ये और गेट है, और गेट के सॉरी ये और गेट है, ये क्या है एंड गेट है, ये कर देगा इसको मल्टीप्लाई, ये बना ए प्लस बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अब क्या होगा, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अलग अलग किया जाए, तो देखिए ये बना ए प्लस बी के ऊपर बार, और उसके बाद आया डॉट ए डॉट बी के ऊपर बार। इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, ए बार प्लस बी बार, और यहां पर देखिए या ए बार और बी बार। अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बना ए बार प्लस प्लस नहीं बी बार प्लस बी बार ए बार और बी बार। तो ए बार इसकी जगह क्या आएगा, एक बार ही लिख सकते हैं, तो ये बना ए बी बार प्लस ए बार बी बार, और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा जी आपका, जैसे ए लेंथ प्लस लेंथ रहती है उसी तरह से सेम ये वाला पोर्शन क्या रहना था, ए और बी बार, मल्टीप्लाई वाला केस ये क्या रहना था सेम रहना, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद ए डॉट बी, अगर मैं डी मॉर्गन के बारे में बात करूं तो देखो डी मॉर्गन क्या होता है, ए प्लस बी का जो बार होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, ए डॉट बी में, ठीक है ना। तो ये डी मॉर्गन लॉ की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कौन सा गेट था, ये था आपका नॉर गेट। तो नॉर गेट हमारा क्या रहेगा, नॉर गेट रहेगा जी हमारा राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था कहां से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ये वाला क्वेश्चन आपका आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो क्वेश्चन आया था, इसमें देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एंड वी हैव देयर सेंटर। ये है चार्ज है ये, और ये रखे है दूर, ठीक है ना। मान लो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, और इनके ऊपर चार्ज था q, और इसके ऊपर चार्ज था q, और उनके बीच में रिपल्शन वाली फोर्स वो कितनी आएगी, वो आएगी k q का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, ये इनकी पहली फोर्स। फिर ये बोल रहे कि थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसके साथ में एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं है, आइडेंटिकल स्फीयर सेम रेडियस का, इसके साथ टच कर लेते हैं तो इसके बाद चार्ज था q, तो ये क्या होगा, जब इसको हटा देंगे यहां से तो इसके पास चार्ज बचेगा जी q/2। अब क्या होगा, इसके पास चार्ज अब इक्वल शेयरिंग, ठीक है ना, और ये q/2 वाले चार्ज के साथ क्या करेगा कि q/2 वाला जो चार्ज जब यहां से इसको रिप्लेस करके यहां पर लगा देंगे, तो यहां पर देखिए ये था q/2 और यहां पे था चार्ज q, तो ये कितना बना, ये बना q प्लस q/2, तो ये बना 3q/2, और 3q/2 जब इसको हटा देंगे रिप्लेस कर देंगे,
ठीक है ना। जब इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये इसका इसका भी क्या होगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना 3q/4। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। ये आपने टेस्ट सीरीज में भी ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर किए होंगे। तो देखिए एफ डैश क्या आना था, एफ डैश आना था k, और यहाँ आना था q/2 एंड 3q/4 अपॉन r का स्क्वायर। नाउ ये क्या बनना था, ये बनना था जी आपका k और 3k क्यूब का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 कितना होना था 8r का स्क्वायर। और ये देखिए 3/8 और k की स्क्वायर अपॉन r, ये किसके इक्वल था, f के इक्वल था। तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या रहना था 3f/8। ऐसे वाले क्वेश्चन, ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें 25% ऑफ द चार्ज इज रिमूव फ्रॉम वन। ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे। तो ये इजी वाला क्वेश्चन था। बस आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब हम लोग किसी स्फेयर को हटा देते तो इक्वल शेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आप अपने नीट की प्रिपरेशन करते हो तो आप फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर, डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस वाले चैप्टर से। अब देखिए यहां पर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि शॉर्टकट क्या होता है। सबसे पहले देखो लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना, तो लिस्ट काउंट एमएस इज 0.1 सेंटीमीटर, 10 वर्नियर स्केल है, 9 मेन स्केल है, डिवीजन है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1 - m/n, मकान मालिक डिवाइड बाय नौकर वाला फॉर्मूला इनटू यहाँ पर x, कि ये वाला x नहीं, यहाँ पर आप, चलो यहाँ पर आप ये वाला x आपने नहीं लिखना, चलो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आएगा, आना था x ऊपर वाला, ठीक है ना, MSD। x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन। अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होना था, 1 माइनस ये कितने डिवीजन है, ये है 9, तो ये होना था जी 9/10 इंटू 0.1। तो लिस्ट काउंट आना था जी आपका 1/10 इंटू 0.1, और ये बनना था कितना 1/100 0.01। ये आ गया लिस्ट काउंट। अब बोल रहे हैं कि मेंस MSR, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए करेक्टेड रीडिंग में क्या आएगा हमारा, करेक्टेड रीडिंग में आएगा टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग में क्या आता है, ये आता है MSR प्लस कितने डिवीजन कोइंसाइड हुए, 8 से हुए, इनटू लिस्ट काउंट। तो ये होना था 5 + 8 इंटू 0.01, 5 + 0.08, लेकिन ये आना था 5.08। तो यहां पर मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी पे, ऑप्शन थर्ड वाले 5.08 पे टिक कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और थी, और कौन सी लाइन थी कि ये बोल रहे कि द जीरो ऑफ द वन स्केल इज एट, जो जीरो है 0.1 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब एरर है थोड़ा सा, क्या है, थोड़ा सा एरर, ठीक है ना। जैसे मैं कोई रेस दौड़ता हूं, मान लो मैं एक ट्रैक पे दौड़ रहा हूं, मैं 5 किलोमीटर से शुरू कर रहा हूं और मैं पहुंच गया 25 किलोमीटर, इसका मतलब मैंने 25 किलोमीटर की रेस नहीं लगाई है, कितने किलोमीटर की रेस लगाई है, 25 - 5 करूंगा, मैंने 20 किलोमीटर की रेस लगाई, इसका मतलब आंसर मेरा कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो मेरा जो आंसर है फाइनल करेक्टेड रीडिंग क्या आएगी, क्योंकि शुरू कहां से हुई है 0.1 से और पहुंचा कहां 5.08, तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें मिलेगी करेक्टेड रीडिंग। तो यहां पर देखिए क्या आएगा 5.08 माइनस 0.1, और 0.1 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा कितना आएगा ये 4.98। तो ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चे यहां तक पहुंच गए थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी कि भाई इसमें जो जीरो इसका है, अगर जीरो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड करे तब हम लोग कहते हैं कि जीरो एरर है, तब आना था आंसर 5.08। लेकिन यहां पर देखिए एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू थोड़ी सी इससे आगे है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था, इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगना था, क्योंकि हमें पता है ये बोले विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है ना। करंट के साथ और इसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी, हमें पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी के साथ, ठीक है ना। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, करंट के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ऐसा नहीं होता, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, कि इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए क्या होना था हमारा राइट आंसर। तो यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए, लेकिन सिर्फ ए है हमारा राइट आंसर। ओके जी, अगर हम लोग बात करें पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद द कांस्टेंट फोर्स एफ पुलिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन
इफ द बोर मॉडल इज यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये आएगा mv² अपॉन आर के इक्वल, और बोर मॉडल की अगर बात करें तो एल किसके इक्वल है, एल है आपका एल होता है NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई, और एल की अगर मैं बात करूं ये होता है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूं तो वेलोसिटी क्या आएगी, NH अपॉन ये आएगा जी 2 पाई m और r। अब v की वैल्यू को आप इसमें डाल सकते हो, जब हम इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, ये फॉर्मूला था थोड़ा सा, m और इसकी जगह आएगा NH अपॉन 2 पाई m r का होल स्क्वायर, और एक r आना था यहाँ पे एज इट इज। ये देखिए ये क्या बनना था, ये बनना था F इज इक्वल टू m n का स्क्वायर, और ये बनना था h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बनना था 4 पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर और r का स्क्वायर इंटू 1/r। अब क्या होगा, यहां पर देखिए ये बन गया r का क्यूब, तो ये फोर्स थी, और फाइंड आउट किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, r और n के बीच में। ये बन गया r का क्यूब इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, और r क्या बनना था, r बनना था जी n रेज्ड टू पावर 3/2। तो r की जो वैल्यू आई, r की वैल्यू कितनी आई, 3/2। तो सॉरी, तो देखिए r क्या बनना था, r यहां पर बनना था 2/3। तो इस तरह से देखो यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसा r इज इक्वल टू, तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसी फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते। तो हमारा जो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहना था इसमें राइट आंसर। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट इजी क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वाला जो इजी क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक तो वोल्टेज दी है 220 साइन 100 पाई टी, 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट, ठीक है ना। और टाइम कितना दिया, टाइम दिया है यहाँ पे 15 मिली सेकेंड के बारे में। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए टी, स्मॉल टी कितना होता है, स्मॉल टी होता है 15 इंटू 10⁻³ तो इसको सेकंड बदल दीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या गए, उनको पता था कि चलो रेक्टिफायर है ये, और रेक्टिफायर में ऊपर वाला पॉजिटिव और एक ये फॉरवर्ड वाइज और ये वाला रिवर्स वाइज। लेकिन यहाँ पर पहले चेक करना था कि कौन सा साइकिल है। यहाँ से जब हम लोग इनपुट देंगे तो इनपुट में देखिए इस तरह से इनपुट जाती है, और इसकी जो आंसर आता है, आंसर किस में आता है, इसका जो आंसर है, आंसर आता है इस तरह से आउटपुट वाली इसमें आंसर आएगा। नाउ अब देखिए इसमें t आ गया ये 1000, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 3/200 की इक्वल। और यहां से देखो ये इसको अगर मैं कंपेयर करूं b इनको a साइन ओमेगा t के साथ, तो ओमेगा की वैल्यू आई 100 पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई/t इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 2/100, तो ये बन गया 1/50। तो t आ गया जी हमारा कितना, 1/50 के इक्वल। लेकिन ये वाला देखना कि ये वाला टाइम कौन से रेशो में आ रहा है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी तो 2/50 है ना, 3 ये, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3 इंटू 3/4 इंटू 50, इसको हटा दो, 4 इंटू 50 लिखा जा सकता है 200 को। तो 1/50 किसके इक्वल है, यहाँ पे t के इक्वल, तो ये बना 3/4 टाइम्स ऑफ t। और 3 इसको अगर हम लोग इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए होता है t, और ये होता है t/2, और ये वाला पोर्शन क्या होता है 3t/4। तो 3t/4 में ये नेगेटिव है, तो ये जब नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, ये होगा रिवर्स, और ये क्या होगा, ये होगा जी फॉरवर्ड। बस एक स्टेप आगे चले गए थे इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। तो D1 इज रिवर्स एंड D2 इज फॉरवर्ड वाइज। तो ये आना था जी हमारा ऑप्शन सी क्या आना था हमारा राइट आंसर। ओके जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोस्कोप वाला है। माइक्रोस्कोप वाले क्वेश्चन देखिए क्या क्या गिवन है। फोकल लेंथ दी है, ऑब्जेक्टिव वाली फोकल लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, और आई की, ठीक है ना, आई वाली फोकल लेंथ दी है कितनी 4 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ ट्यूब दी है जी 40 सेंटीमीटर की, और डिस्टिंक्ट विजन कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये सारे रीजन दिए हुए। मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप, तो मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन जो पावर है, मैग्निफिकेशन पावर देखो ये फॉर्मूला होता है LD/F0 इंटू FE। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए डिस्टिंक्ट विजन कितना था 25 इंटू 40 अपॉन
तो ये बना जी 2 into 4 तो ये इसका आना था 10 और ये आया 5 और ये आया 125। तो ऑप्शन सी क्या रहना था इसका राइट आंसर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको हमने अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो ये देखिए कौन से चैप्टर से आया था, ये आया था आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये वाला क्वेश्चन आपका आया था। तो देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है डाइपोल मोमेंट P दिया 5 × 10⁻⁻6 और फिर E दिया है जी 4 × 10⁻5 और थीटा दिया है कितना, थीटा दिया है 60 डिग्री। ये बोल रहे कि जो डाइपोल था पहले, ठीक है ना, तो जो आपका डाइपोल था, ये मैग्नेटिक नहीं, कौन सा ये इलेक्ट्रिक वाला डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो डाइपोल था, डाइपोल पहले इस डायरेक्शन में था 0 डिग्री और फिर डाइपोल गया दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते थे एनर्जी का फॉर्मूला था -PE cos थीटा के इक्वल। cos थीटा, यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 या cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इस तरह से। तो यहां पर देखिए अब इसका क्या बन रहा था, इसका बन रहा था कि -PE और cos थीटा, थीटा 1 cos पहले कहां पर था, ये cos 0 डिग्री पे था और दूसरी बार कहां पे चला गया, cos 60 डिग्री पे चला गया। तो इसका क्या बनेगा, P की जगह 5 × 10⁻⁻6, E की जगह 4 × 10⁻5 और cos 0 होता है 1, ये होता है 1/2। तो ये बनना था जी आपका 5 × 4 × 10⁻⁻1 और ये बनता 1/2 और ये देखिए ये बन गया था 20 × अगर माइनस साइन को हटा दो क्योंकि माइनस का कोई लेन देन नहीं यहाँ पे, तो ये हट जाना था इस तरह से और डिवाइड बाय था 2 और 10, ये बन गया जी आपका 10 और 10 × 1/10 तो कितना आना था 1 जूल। ये सबसे आसान क्वेश्चन था जिसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। आप अगर थीटा को यहां पर लिखना है 1/2 -1, तब ये अपने आप इजीली किस में आ जाएगा, पॉजिटिव इसका आंसर आना था। ओके तो अब बात कर लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या होगा कि डी ब्रोगली वाले वेवलेंथ में ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली का बोर एटम के साथ क्या रिलेशन था, ठीक है ना। तो ये रिलेशन था सरकमफेरेंस, ठीक है ना, सरकमफेरेंस किसके टाइम ऑफ लैम्डा। और क्या होगा 2πRn = n लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2πRn अपॉन क्या आएगा n। अब क्या होगा कि बोर में Rn का जो वैल्यू होती है Rn का स्क्वायर इंटू R0। इसमें जब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखिए बनेगा 2π और ये बनेगा n² R0 अपॉन n। इसमें वैल्यू पुट करोगे 2 × 3.14 जगह 2 और इस जगह 0.052 नैनोमीटर। जब हम लोग इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, आंसर कौन सा आएगा, आपका जो आंसर आएगा कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मल्टीप्लाई केयरफुली करना है क्योंकि दो आंसर है यहाँ पर। कौन कौन सा आंसर, ये वाला आंसर तो नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके, ये वाला आंसर भी बिल्कुल नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर है 0.067 और 0.67 नैनोमीटर, तो आपको केयरफुली यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप ऐसे पहुँचते 4 × 3.14 × 0.052 नैनोमीटर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। इजी क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला इजी क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट वाला इजी क्वेश्चन है अ बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी ड्यू टू अर्थ एट द हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा W डैश, एक फॉर्मूला होता है W डैश इक्वल टू 1 + h अपॉन r का होल स्क्वायर। इसमें क्या बोल रहे हैं कि W डैश फाइंड आउट करना, ये है जी 68, कहाँ तक जाना है 1/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, उसका क्या होगा, उसका होगा जी स्क्वायर। और ये सॉरी ये 68 नहीं, कितना है 48। अब r से r कैंसल्ड आउट, ये बन जाएगा 48 और ये बन जाएगा 4/3 का स्क्वायर।
अब डब्ल्यू डैश किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू डैश होगा 48 अपॉन ये हो गया 16 इंटू 9, ये आएगा जी आपका 3, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 9 कितना आएगा 27 न्यूटन, और 27 न्यूटन क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। ये सबसे आसान क्वेश्चन था ग्रेविटेशन वाले पोर्शन से, कि हाइट के साथ वैल्यू ऑफ जी पे क्या फर्क पड़ता है, और कुछ जगह पे आप इस तरह से भी करते थे जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये था ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन जो बिल्कुल ही इजी आया था, ठीक है ना, इसमें कोई भी ऐसी टोटल एनर्जी या सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं आया था। ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड वाला। तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइड शीट्स प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स, ठीक है ना, एट 22 पॉइंट फ्रॉम द पोलराइड एक्सिस वन ऑफ द पोलराइड, ठीक है जी। आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास दो पोलराइड्स है, ठीक है ना, ये क्रॉस्ड है, दो पोलराइड क्रॉस्ड है इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। अगर ये दोनों पोलराइड्स क्रॉस्ड है तो एक शीट, इसके बीच में एक शीट, मान लो ये वाली शीट लगा दी, तो ये इसका एक्सिस और ये वाला इसका एक्सिस और ये वाला इसका एक्सिस। तो ये कितना डिग्री है, ये वाला एंगल है, मान लो ये अगर आप इस एंगल को थीटा लेते हो कोई भी, और दूसरा वाला ये 90 डिग्री थे आपस में, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और एक्चुअल में जो थीटा है, थीटा कितना है 22.5 डिग्री। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। फर्स्ट हमें पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आई डैश की अगर मैं बात करूं तो ये वाला इसके लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा और कॉस स्क्वायर, लेकिन इस बार एंगल कितना है अगले वाले के लिए, अगले वाले का एंगल है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा केस में ये बन जाएगा, आई की जब वैल्यू डाल दो ये बना आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं जी आई नॉट, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, उसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आई नॉट और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया जी आपका आई नॉट अपॉन 4, और ये बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और आई नॉट अपॉन 4 और साइन 2 थीटा कितना होगा, साइन थीटा की जगह वैल्यू डाल देते हैं, थीटा कितना था 22.5, तो ये हुआ 2 इंटू 22.5, तो ये बन जाएगा जी आपका, और इसका भी क्या है इसका है स्क्वायर, 45 डिग्री बन गया, तो ये आएगा आई नॉट अपॉन 4 और ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये आएगा जी आपका आई नॉट अपॉन 4, ये आएगा 1/√2 का स्क्वायर, और इसका बनेगा आई नॉट अपॉन ये 2 और ये 8, ये बनेगा आई नॉट अपॉन 8। तो आई नॉट अपॉन 8 ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में एक फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला लगा हुआ है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें ज़्यादा यूज़ की गई है, तो हो सकता था कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आए कि साइन 2 थीटा, वैसे ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन बस साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर देखिए एक फिर से एक और क्वेश्चन है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर से। तो यहाँ पे डी ब्रोगली का पहले आता था एक ही क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला किया, फिर एक हमने और क्वेश्चन किया डी ब्रोगली वाला, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पे आसान था, ये बोले फोटोन और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बारे में। अगर मैं फोटोन के बारे में बात करूँ तो फोटोन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है H/P, ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका H/P के इक्वल। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है H/2m_k, ठीक है ना, 2m_k बोलो चाहे 2m_e, ये होगी इसकी एनर्जी। इसमें यहाँ पर लिखा हमने P, ठीक है ना, तो इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इसका मोमेंटम होगा E/c, तो ये बन गया Hc/E के इक्वल। अब पूछा क्या गया, ये बोला कि फोटोन और ये इलेक्ट्रॉन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फाइंड आउट करना। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करके देखो, अगर हम फोटोन के बारे में बात करें तो ये आएगा Hc/E और ये आएगा
2m ई, और h से h कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा जी आपका अंडरूट 2m ई अपॉन c मल्टीप्लाई होगा और क्या आ गया, e आ गया अपॉन में। अब क्या होगा, अगर हम लोग इस e को बाहर निकाल दें तो बाहर निकालने, देखो इस वाले e को क्या लिखा जा सकता है, इस वाले e को लिखा जा सकता है अंडरूट 2m ई, और इसको क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि अंडरूट से बाहर है तो इसको लिखा जा सकता है अंडरूट ई इंटू अंडरूट ई, अंडरूट ई इंटू अंडरूट ई। तो देखिए अब क्या होगा कि ये इसके पास जब जाएगा तो ये बनेगा अपॉन अंडरूट ई, और अंडरूट ई ये बनेगा जी 2m ई का e अपॉन ई। इसके बाद ये क्या होगा, ई से ई कैंसल्ड आउट, ये बन गया जी आपका 2m, और अंडरूट के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बनेगा 2m अपॉन ई, c इंटू 2m अपॉन ई। तो ये आएगा हमारा जो ऑप्शन रहेगा 2m अपॉन ई। थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कि अंडरूट के अंदर हम लोग कैसे इसको ले जा रहे हैं, ठीक है ना, या इस तरह से ले सकते हो, ई स्क्वायर को बाहर ले लो, ई कट जाएगा, फिर इसको अंडरूट में बना सकते हो आप। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, c 2m अपॉन ई। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, राइट आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन +1 का कोई बच्चा हो तो इसको कर लेते इजीली। सबसे पहले इसको लिखना था कौन से फॉर्म में, डेल्टा पी अपॉन पी की फॉर्म में, 3 पावर आगे आ जानी थी, तो ये बनना था डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस ये बनना था 2 डेल्टा बी अपॉन बी, और c की पावर तो यहाँ पर कितनी 1 है, तो यहाँ था डेल्टा c अपॉन सी, प्लस और अंडरूट डी है, अंडरूट डी का क्या बनना था 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। फिर हम लोग इसमें क्या डालते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं परसेंटेज देखो यहाँ पे इसकी परसेंटेज आएगी 3 इंटू 1 प्लस फिर 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस हाफ इंटू 4, तो कितना बनना था, ये बनना था 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो ये बनता 9 11, और कितना था ये 13%। ये सबसे आसान क्वेश्चन था क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आसान वाला क्वेश्चन है, तो ये बोल रहे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार ए एंड बी, ठीक है ना, तो ए और एक कार दी है बी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है जी 100 जूल, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है कितनी 225 जूल। तो एक की काइनेटिक एनर्जी 100 जूल और दूसरी की 225 जूल, और जो ब्रेक लगाएंगे तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 100 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितना 1500 मीटर के करीब। ये बोल रहे कि फोर्स बताओ कितनी होगी। हमें पता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा ये, और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा फोर्स इंटू डी ए, और किसके इक्वल नहीं, इसको रेशो करेंगे, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय एफ बी इंटू डी बी इज इक्वल टू वर्क डन। इसकी जो काइनेटिक या वर्क डन की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह सिंपल सा आना था काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ये वाला आना था ए, और काइनेटिक एनर्जी आनी थी बी वाले, क्योंकि फोर्स फाइंड आउट करनी है, एनर्जी दी हुई है। तो देखिए ये बनता फोर्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, और इसकी जगह कितना था डिस्प्लेसमेंट था जिसका कार ए का कितना था 1000, और कार बी का कितना था ये था 1500, और काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी देखिए एक ही है 100, ये है 225, फिर उसके बाद 0 0 यहाँ पे कट जानी थी, 2 अपॉन 3, तो एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ये बनना था आपका, ये देखो ये 4 और ये बनना था 9, 4 अपॉन 9 और 3 चला जाना था ऊपर, 2 आना था यहाँ पर, तो ये बनना था 2 और ये आना था 3, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आना था, इसका आंसर आना था 2/3, तो 2/3 रहना था हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि रिलेशन कहाँ से ढूंढा हमने, रिलेशन हमने उस पॉइंट से ढूंढा कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वो होता है एनर्जी के इक्वल, एनर्जी किसके इक्वल होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आपने प्रैक्टिस किए होंगे जब भी आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते थे। तो ये थे नीट 2025 के सबसे आसान क्वेश्चन जिनको कि इजीली किया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये जैसे कि बहुत सारे
बच्चे ये बोल रहे कि बहुत ज़्यादा टफ था पेपर या टफ था, लेकिन इसमें भी 20-25 क्वेश्चन इतने इजी थे जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते। तो आपका स्कोरिंग मार्क्स इतना ही रहेगा 25 से 30 के बीच में। तो ये थे नीट के सबसे इजी क्वेश्चन जिनको आप अटेम्प्ट इजीली कर सकते थे। तो जो टफ वाले क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन टफ वाले क्वेश्चन को करने का फायदा इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। एक क्वेश्चन में आपको 8 to 10 मिनट्स में तब बोल रहा हूँ अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट होते, लेकिन अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो इमेजिन कर लो कि 20 मिनट से कम, 20 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते थे। तो इसीलिए जितने भी इजी क्वेश्चन थे, जब भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आपका पहला मकसद आपका क्या होना चाहिए? पहला मकसद आपका ये होना चाहिए कि इजी इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिस पे, ऐसे कौन से चैप्टर है जिन पे हमारी कमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिस पे हमने मेहनत पूरी साल की हुई है। तो आप सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद जाकर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो, जिससे कि आपका एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और कॉन्फिडेंस जब आपका बिल्डअप हो जाएगा तो आप इजीली, अगर आप टफ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए